हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन दिस पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज हम फिर से आए हैं एक नया वीडियो लेकर जिसमें हम टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 6 वीडियोस डाले हैं इस पे। ये आज हमारा 7th पार्ट है और हर पार्ट में हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड, जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो सकते हैं। तो आई होप वो वीडियो आपने देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। आप एक बार उन वीडियोस को भी देख लीजिए क्योंकि सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अगर आप उनको भी पढ़ते हो, उनको अगर आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे तो आपकी एक रिवीजन हो जाएगी, अदरवाइज़ आपकी एक अच्छी तैयारी वहाँ से हो जाएगी। अगर आप मेरे चैनल के साथ नए हो, चैनल पर पहली बार जुड़े हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी इज़ ऑल्सो नोन एज, किस नाम से पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी को जाना जाता है? स्पॉइल सिस्टम, ठीक है। इसको स्पॉइल सिस्टम भी कहा जाता है। पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी मतलब संरक्षक नौकरशाही, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता कि पर्टिकुलर अपने हित में, ठीक है, या यूँ सोचिए कि इस तरह की ब्यूरोक्रेसी में सिर्फ उन्हीं लोगों को जो है जोड़ा जाता है जो अपने बहुत ही ज़्यादा नज़दीकी लोग हों, ठीक है। मतलब उस तरह के भाई भतीजा बात चलती है इस चीज़ में, ठीक है। अपने अपने लोगों का संरक्षण, अपने लोगों के हितों का संरक्षण करना, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। और जिसको जो है क्या माना जाता है? स्पॉइल सिस्टम। अब स्पॉइल क्या होता है? स्पॉइल का मतलब होता है ख़राब, ठीक है, ख़राब करना, ठीक है। तो ये सारी आप यूँ समझिए कि इस तरह की ब्यूरोक्रेसी में कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर हित को जो है पर्टिकुलर अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी को जो है स्पॉइल सिस्टम कहा जाता है। अब ब्यूरोक्रेसी के भी अलग अलग टाइप से आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, जो मैक्स वेबर ने जो बात की, ठीक है, अलग अलग तरह की ब्यूरोक्रेसी की, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट विच प्रेसिडेंट वाज इलेक्टेड यूनानिमसली। यूनानिमसली मीन्स निर्विरोध या सर्वसम्मति से किसी को चुना जाना। तो इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है प्रीवियस एग्जाम्स में भी कि कौन सा राष्ट्रपति था हमारे देश का जिसको निर्विरोध चुना गया था या जिनको जो है सर्वसम्मति से चुना गया था। तो दैट वाज एन संजीवा रेड्डी, ठीक है। नीलम संजीवा रेड्डी जो है हमारे देश के प्रेसिडेंट थे जिनको जो है निर्विरोध या सर्वसम्मति से चुना गया था, ठीक है। नाउ व्हिच आर्टिकल इज़ रिलेटेड विद द प्रोविजन ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से बहुत सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चाहे तो उनकी शपथ को लेकर या उनको उनके जो ऑफिस की कंडीशंस हैं, ठीक है, उनको लेकर या उनकी एलिजिबिलिटीज़ या उनके इलेक्शन से रिलेटेड प्रोविजंस। तो इस तरह से ये हम यहाँ पर आर्टिकल 54 को डिस्कस करें, ठीक है, जिसमें क्या बात की गई है? प्रोविज़न ऑफ द इलेक्शन, ठीक है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो प्रोविज़न है वो किस आर्टिकल में दिया गया है? वो आर्टिकल 54 में दिया गया, ठीक है। मैच करने के लिए मैंने कुछ आर्टिकल को यहाँ पे स्पेसिफाई करके दिया ताकि आपको रैंडमली ये याद रहे, ठीक है। देखिए, आर्टिकल 56 क्या है? टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, ठीक है, वो टर्म, ठीक है, कि कितने टाइम के लिए राष्ट्रपति जो है अपने पद पर आसीन रह सकता है, ठीक है। तो टर्म की बात कहाँ पे की गई है? आर्टिकल 56 में। 54 में प्रोविज़न है इलेक्शन से लेकर, 56 में टर्म, ठीक है, और 57 में एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, दोबारा से निर्वाचित होने के लिए या दोबारा से इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबिलिटी, वो आर्टिकल 57 में है। और आर्टिकल 58 क्या है? क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ताकि आप जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकते हो। ये सारी बातें कहाँ पे दी गई है? आर्टिकल 58 में। और 59 क्या है? कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, जो राष्ट्रपति का जो ऑफिस है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो कंडीशंस है, ठीक है, उनकी बात कहाँ पे की गई है? आर्टिकल 59 में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बाकी हम डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जब हम राष्ट्रपति से रिलेटेड जो हम लेक्चर अपलोड करेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड आर्टिकल्स यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। तो आप इसको भी याद रख सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, जो मंत्री परिषद होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूड्स, मतलब मंत्री परिषद में अलग अलग तरह के मंत्री होते हैं। कौन कौन से मंत्री होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर भी होते हैं, स्टेट मिनिस्टर भी होते हैं एंड डेप्यूटी मिनिस्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंतर्गत जो है कौन कौन से मंत्री जो है या कौन कौन से मिनिस्टर जो है इंक्लूड होते हैं। तो मान लीजिए इस तरह से ऑप्शन हो तो आपने ये तीनों रखने, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर भी होंगे, स्टेट मिनिस्टर भी होंगे एंड डेप्यूटी मिनिस्टर भी होंगे, ठीक है। ये सारे कहाँ पे आते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, मंत्री परिषद के अंतर्गत ये सारे मंत्री आते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अंडर आर्टिकल 83 का 2, ठीक है, आर्टिकल 83 टू द टर्म ऑफ लोकसभा, ठीक है, लोकसभा के कार्यकाल की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, कैन बी एक्सटेंडेड बाय ए पार्लियामेंट्री लॉ ड्यूरिंग द इमरजेंसी फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर एट ए टाइम। यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर मान लीजिए इमरजेंसी लगी हुई है, ठीक है, तो इमरजेंसी के दौरान एक पार्लियामेंट्री लॉ के तहत जो है लोकसभा का जो टर्म होता है, जो कार्यकाल होता है, उसको जो बढ़ाया जाता है, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 83 2 के तहत। एक तो आपने ये याद रखना है कि किस आर्टिकल के तहत ये प्रावधान है, दूसरा ये कि आर्टिकल 83 2 के तहत क्या क्या प्रावधान है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री लॉ के द्वारा जो है इमरजेंसी के दौरान लोकसभा का जो टर्म बढ़ाया जा सकता है, तो कितने टाइम के लिए बढ़ाया जा सकता है, एक वक्त पे 1 ईयर एट ए टाइम, ठीक है। ऑप्शन में हो सकता है आपके पास 6 महीने हो, 2 साल हो, 1 साल हो, 1.5 साल हो, तो आपने याद रखना है कि 1 साल के लिए जो टर्म बढ़ाया जाता है एक समय में, ठीक है, लोकसभा का ड्यूरिंग इमरजेंसी, किस तरीके से, पार्लियामेंट्री लॉ के द्वारा, ठीक है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, द सेशन जज इन द डिस्ट्रिक्ट में जो सेशन जज होता है, ही इज़ अबव द क्रिमिनल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट एंड सिविल कोर्ट, ठीक है। ये 3 तरह के जो कोर्ट हैं, क्रिमिनल, रेवेन्यू एंड सिविल कोर्ट, इनसे जो है अबव होता है सेशन जज एक डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, ठीक है। जिला के अंदर जो एक सेशन जज जो होता है वो अबव होता है किससे, क्रिमिनल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट एंड सिविल कोर्ट। तो आपने इस तरह से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल, किस आर्टिकल के अंतर्गत इट इज़ पॉसिबल, ये संभव है, टू अपॉइंट द सेम पर्सन एज अ गवर्नर ऑफ द 2 और मोर स्टेट। यहाँ पे एक व्यक्ति को, जैसे कि हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है एक समय पर अलग अलग राज्यों का गवर्नर बन सकता है, ठीक है, एक से अधिक, दो या 2 से अधिक राज्यों के लिए वो जो गवर्नर अपॉइंट किया जाता है। तो ये किस आर्टिकल के अंतर्गत ये प्रावधान है हमारे संविधान में, तो ये आर्टिकल 153 आर्टिकल रिलेटेड है इस चीज़ से कि एक व्यक्ति को जो है, सेम पर्सन को जो है गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है 2 और 2 से अधिक राज्यों के लिए, ठीक है। तो ये आर्टिकल 153। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एक्यूरेट एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अगर हम आपको पता है कि एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, जिसमें आप जो है डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हो, जो भी लॉ बनाना है आपके लिए, ठीक है, पब्लिक लॉ के लिए आप जो है डायरेक्टली अपना ओपिनियन रख सकते हो, ठीक है। लेकिन जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, वहाँ पर आप अपने प्रतिनिधि को आगे भेजते हो, ठीक है, जो आपको रिप्रेजेंट करता है, आपका प्रतिनिधित्व करता है। तो आज के वक्त में तो जैसे भारत में अगर हम बड़े स्तर पर बात करें, ठीक है, राज्य या केंद्र स्तर की अगर हम राजनीति की बात करें, तो वहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलती है, क्योंकि डायरेक्टली हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते किसी भी पॉलिसी मेकिंग में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधियों को चुन के हम भेजते हैं आगे, ठीक है, जो हमें रिप्रेजेंट करेंगे आगे। लेकिन इसके साथ साथ हमारे देश के अंतर्गत जो हम एक रूरल गवर्नमेंट की बात करते हैं, वहाँ पे एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है, खासकर ग्राम सभा के अंतर्गत, ठीक है। तो ग्राम सभा ही सबसे ज़्यादा सटीक एग्जाम्पल है आपकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, क्योंकि ग्राम सभा जब होती है आपकी पंचायतों में, ठीक है, तो आप अपनी ग्राम सभाओं में जो अपनी मांगें रख सकते हो, डायरेक्टली आप अपना विचार रख सकते हो किसी पर्टिकुलर पॉलिसी मेकिंग पे, ठीक है, जो लोकल स्तर पर आपके लिए बनाई जाती है, फॉर्मुलेट की जाती है। तो ये सबसे सटीक एग्जाम्पल है ग्राम सभा आपके लिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। तो यहाँ पर आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, हो सकता है उन्होंने पंचायत लिखी हो, ठीक है, जिला या आपका ब्लॉक लेवल की पंचायतें लिखी हो, ठीक है, तो आपने वहाँ पर क्या करना है कि ग्राम सभा को जो है सही समझना है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मेन एग्जांपल जो है ग्राम सभा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पहले विदेश मंत्री हमारे देश के, ठीक है, फर्स्ट एक्सटर्नल अफेयर, ही इज़ पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस टाइम जो इंटरम गवर्नमेंट थी, जो अंतरिम सरकार थी हमारे देश की, ठीक है, तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर का काम भी पंडित नेहरू ही कर रहे थे और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का काम भी पंडित नेहरू ही कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनता है कि हु वाज द फर्स्ट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही वाज जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी रहे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन कॉजेज़ ऑफ कम्युनलिज्म, ठीक है। देखिए इस तरह से भी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, पूछे जाते भी हैं, ठीक है। व्हाट आर द मेन कॉजेज़ ऑफ कम्युनलिज्म, तो देखिए कॉलोनियल लेगेसी, ठीक है, कॉलोनियल लेगेसी है, ठीक है, जिस तरह से हमारे देश में जो है एक कॉलोनियल रूल रहा है, उस वक्त अंग्रेजों ने बांटो फूट डालो, ऐसे शासन करो, ठीक है, इस तरह की नीति अपनाई थी। तो उन्होंने जो है फूट डालनी शुरू कर दी, कम्युनल बेस पे रिप्रेजेंटेशन देना शुरू कर दिया, मुसलमानों के लिए अलग से, सिखों के लिए अलग से, हिंदुओं के लिए या जनरल के लिए अलग से, ठीक है। इस तरह से उन्होंने जो है कहीं
ना कहीं कम्युनल बेस पे जो है एक फूट डालनी शुरू कर दी थी। तो ये एक कम्युनल जो एक कॉलोनियल लेगेसी है, ठीक है, कम्युनलिज्म हमारे देश में, ठीक है। तो एक कॉलोनियल लेगेसी के कारण भी हमारे देश में कहीं ना कहीं एक जो सांप्रदायिकता है, ठीक है, उसको बढ़ावा मिला। फिर रिलीजियस फैंटासिज्म, आपका जो धार्मिक फैंटासिज्म मीन्स जैसे किसी चीज़ को अंधविश्वास भी को बोल सकते हैं, अंधाधुंध, ठीक है। तो धार्मिक अंधाधुंध भी कहीं ना कहीं हमारे देश में एक सांप्रदायिकता या कम्युनलिज्म का एक मुख्य कारण बना हुआ है, ठीक है। एंड इंस्टीट्यूशंस विद कम्युनल प्रीफिक्सेस, ठीक है, कम्युनल प्रीफिक्सेस के बेस पर जो इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो ये मुख्य कारण है हमारे देश में जो है कम्युनलिज्म के, ठीक है, सांप्रदायिकता के, सांप्रदायिक जो भावना होती है लोगों में, उसके ये 3 मुख्य कारण हैं, ठीक है। अगर इस तरह से मान लीजिए ऑप्शन आता है कि जी हिस्टोरिकल लेगेसी, तो ऐसा हिस्टोरिकल लेगेसी ऐसा ऐसी कोई लेगेसी नहीं हमारे देश में रही कि जी कम्युनलिज्म को, लेकिन एक कंडीशन थी जब कॉलोनियल रूल था, ठीक है, उस वक्त जो ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ावा दिया गया था, ठीक है। फूट डाली गई, अलग अलग आपके धर्मों को जो है अलग अलग रिप्रेजेंटेशन दी गई, ठीक है। तो उस आधार पर जो कॉलोनियल टाइम में जो एक लेगेसी के तौर पर जो है कम्युनलिज्म को जो आगे डेवलप किया गया था या इसको आगे बढ़ावा दिया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक यूटोपिया। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच करने के लिए भी पूछी जाती है, यहाँ पे डायरेक्ट हमने क्वेश्चन डाला है। द बुक यूटोपिया इज रिटन बाय, किसने लिखी? थॉमस मोर ने, ठीक है। द बुक यूटोपिया इज रिटन बाय थॉमस मोर। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यूटोपिया ये जो बुक है ये कब लिखी गई है, थॉमस मोर के द्वारा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 आउटस्टैंडिंग पायनियर ऑफ यूटोपियन सोशलिज्म। आपको ये बता दें यूटोपिया होता क्या है या यूटोपियन होता क्या है, मतलब एक इमेजिनेशन है आपकी ये, ठीक है, एक कल्पना है आपकी, ठीक है, जिनको कल्पना लोकीय समाजवादी भी जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा, ठीक है, यूटोपियन सोशलिस्ट कहा है। तो इसमें रॉबर्ट ओवेन और चार्ल्स फोरियर ये मुख्य यूटोपियन सोशलिस्ट है, ठीक है। यूटोपियन सोशलिस्ट आप उनको कहेंगे जो सिर्फ समाजवाद लाने की बात कल्पनाओं में करते हैं, ठीक है, अपनी इमेजिनेशन में बात करते हैं किस तरह से कैपिटलिज्म को जो उखाड़ के ये एक समाजवाद लाया जाएगा, एक सोशलिज्म लाया जाएगा, मतलब, लेकिन वो जो प्रैक्टिकली उसके लिए कोई प्रैक्टिकली उस चीज़ के बारे में कोई भी इस तरह का कोई टूल्स नहीं बताते कि प्रैक्टिकली क्या किया जाए ताकि वो सोशलिज्म आए, लेकिन ये ख्यालों में या अपने मन की अपेक्षाओं में कहीं ना कहीं एक सोशलिज्म लाने की बात करते हैं, ठीक है, एक फिलोसफिकल वे से। तो इसीलिए कार्ल मार्क्स ने खुद को जो है साइंटिफिक सोशलिस्ट कहते हुए इनको जो है अपने से पहले सोशलिस्ट को जो है उनको उन्होंने यूटोपियन सोशलिज्म के श्रेणी में रखा, ठीक है, यूटोपियन सोशलिस्ट कहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो प्रैक्टिकली उस ऑब्जेक्टिव को, आपका जो सोशलिज्म का जो ऑब्जेक्टिव है, इसको प्रैक्टिकली कैसे गेन करना है इस पे कुछ भी नहीं बताया, जस्ट इन्होंने कल्पनाओं में बात की है कि सोशलिज्म ऐसा होगा या ऐसा होगा, ठीक है। तो वो सारी बातें की हैं इनमें। तो रॉबर्ट ओवेन और चार्ल्स फोरियर ये जो मुख्य यूटोपियन सोशलिस्ट हैं, ठीक है। तो कई बार मैच करने के लिए भी आते हैं या इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा थिंकर जो है यूटोपियन सोशलिस्ट नहीं है, ठीक है, या है। तो आपको बस ये याद रखना, थॉमस मोर हो गए, नहीं तो यूटोपिया बुक भी लिखी हुई है, रॉबर्ट ओवेन हो गए, चार्ल्स फोरियर हो गए, ये मुख्य है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिल्ड सोशलिज्म, ठीक है, श्रेणी समाजवाद की बात की गई है, ठीक है। गिल्ड सोशलिज्म ओरिजिनेटेड एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश लेबर मूवमेंट, ठीक है। ब्रिटेन में जो लेबर मूवमेंट चला था उस वक्त जो है ओरिजिनेट हुआ था आपका जो गिल्ड सोशलिज्म, जिसमें कहीं ना कहीं पावर को किसके हाथ में देने की बात की गई थी, गिल्ड के हाथ में देने की बात की गई थी, ठीक है, कि इन्हीं के द्वारा जो है सोशलिज्म भी लाया जाएगा, ठीक है। डिटेल में हमने सारे जो सोशलिज्म की जो वैरायटीज़ हैं, ठीक है, आपका सिंडिकलिज्म है, गिल्ड सोशलिज्म है, जर्मन सोशलिज्म है, इन सब पे हमने ऑलरेडी बात की हुई है प्रीवियस लेक्चर्स में। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे तो आप उन लेक्चर्स को भी चेक कर लीजिए, और ताकि आपकी तैयारी अच्छे से चल नहीं पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इज़ अ मॉडर्न वर्जन ऑफ फेबियन सोशलिज्म, ठीक है, फेबियन सोसाइटी है, ठीक है। फेबियन सोशलिज्म जो आज का जो डेमोक्रेटिक या आपके लोकतांत्रिक समाजवाद है, ठीक है, ये किसका वर्जन है मॉडर्न? यह फेबियन सोशलिज्म का, जिसमें वेलफेयर की बात की जाती है, ठीक है, या एक समाजवाद को जो डेमोक्रेटिक तरीके से लाने की बात की जाती है, ठीक है, पीसफुली सोशलिज्म को जो है कहीं ना कहीं गेन करने की बात की जाती है। तो ये सारी जो बातें हैं ये फेबियन सोशलिज्म में आती हैं, और इसी का जो मॉडर्न वर्जन है वो क्या है? यह है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, लोकतांत्रिक समाजवाद, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटेम्प्रेरी लिबरल पॉलिटिकल थियरी बिलीव्स इन कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीमेंटल
चेंज, ठीक है। इंक्रीमेंटल चेंज जो है ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, कार्ल पॉपर ने दिया था। नेक्स्ट इमीडिएट क्वेश्चन यही है, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन मैच करने के लिए भी पूछा जाता है। और हम लिबरल पॉलिटिकल थ्योरी की बात कर रहे हैं, जो कंटेम्प्रेरी जो आपका उदारवादी राजनीतिक सिद्धांत है, ठीक है। वो किस में बिलीव करता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीमेंटल चेंज, ठीक है। इंक्रीमेंटल चेंज में ये विश्वास करता है। नाउ हु प्रोवाइडेड द फिलोसॉफिकल फाउंडेशन फॉर इंक्रीमेंटल चेंज। तो इंक्रीमेंटल चेंज की बात किसने की थी, ऑलरेडी हमने आपको बताया कि कार्ल पॉपर ने बात की है इंक्रीमेंटल चेंज की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द राइट मोमेंट यू मस्ट वेट। ये एक कोटेशन है जिसको पढ़ने के बाद आपने ये डिसाइड करना था कि ये किस तरह की विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ ये विचार है, ठीक है, या कौन सी विचारधारा है ये। तो फॉर द राइट मोमेंट यू मस्ट वेट, बट व्हेन द टाइम कवर यू मस्ट स्ट्राइक हार्ड, और योर वेटिंग वुड बी वेन एंड फ्रूटलेस, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये बात की जा रही है कि आपको जो सही समय का इंतज़ार करना चाहिए, और जब वो समय आ जाता है तब आपको जो है स्ट्राइक करना चाहिए, हार्डली आपको स्ट्राइक करना चाहिए, ठीक है। तो दिस मोटो आउटलाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ, किसका मोटो है ये है फेबियन सोशलिज्म। जो हम फेबियन सोशलिज्म का एक वैरायटी है फेबियनिज्म, ठीक है। उसमें ये माना जाता है कि समाजवाद को अगर लाना है तो आप जो है रेडिकल होकर नहीं समाजवाद की स्थापना कर सकते, क्रांति के द्वारा समाजवाद की स्थापना नहीं कर सकते। मीन्स कर भी सकते हैं, जिस तरह से कार्ल मार्क्स बात करें, ठीक है, कि क्रांति के द्वारा आप कैपिटलिज्म को उखाड़ फेंकिए और समाजवाद लाइए। लेकिन यहाँ पे इनका ये मानना है कि समाजवाद को लाने के लिए क्रांति करने की आवश्यकता नहीं है। फेबियन सोशलिज्म में ये माना जाता है आपको जो सही समय का इंतज़ार करना चाहिए, जिस तरीके से सही समय आता है आपको जो उस वक्त हार्डली स्ट्राइक करना है और समाजवाद की राइट। तो फेबियन सोशलिज्म जो है चेंज तो लाना चाहता है, सोशलिज्म की स्थापना तो करना चाहता है, लेकिन थ्रू एक डेमोक्रेटिक आपके जो मीन्स है, ठीक है, उस तरीके से। और ये ज़्यादातर ये बात कर रहा है कि आपको राइट मोमेंट का वेट करना चाहिए, जब वो राइट मोमेंट आता है तो उस वक्त आप हार्डली स्ट्राइक कीजिए, ठीक है, और अपने जो आपका गोल है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, उसको आप गेन कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एनलाइटनमेंट पीरियड। इनलाइटनमेंट पीरियड क्या था, एक आपका जो रेनेसा आया था, ठीक है, पुनर्जागरण जिसको कहते हैं, एक रेनेसा आया था उस वक्त। ऐसा पीरियड जब यूरोप के मैक्सिमम देशों में जो लोगों में एक पुनर्जागरण जिसको हम कहते हैं कि सोशली, कल्चरली या इकोनॉमिकली जो एक नई सोच डेवलप हो गई थी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बात हुई की जा रही है कि इनलाइटनमेंट पीरियड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन। ये एक इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन था, ठीक है, जिसमें कहीं ना कहीं पुराने ख्यालों को, पुराने विचारों को त्याग कर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की बात की जाने लगी, साइंटिफिक रिसर्च की बात की जाने लगी, ठीक है। पुराने आडंबरों को छोड़ त्याग कर जो है नई चीज़ों को अपनाया जाने लगा, मॉडर्नाइजेशन को अपनाया जाने लगा, मॉडर्न विचारों को जो है फॉलो किया जाने लगा। तो ये सारी क्या है, ये आपकी एक इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन थी, ठीक है, जिसको इनलाइटनमेंट पीरियड का नाम भी दिया गया है, ठीक है। नाउ फर्स्ट एक्सपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल लिबरलिज्म। पॉलिटिकल लिबरलिज्म के जो फर्स्ट एक्सपोनेंट है वो कौन माने जाते हैं, जॉन लॉक। और जॉन लॉक जो है लिबरलिज्म के फादर भी माने जाते हैं उदारवाद के। हमें पता है, आप जानते हैं कि जॉन लॉक जो है उदारवाद के अंतर्गत बात करते हैं, नेचुरल राइट्स की बात करते हैं, ठीक है, और मनुष्य की स्वतंत्रताओं की बात करते हैं। ज़्यादातर इन्होंने व्यक्तिवाद जिसको हम कहते हैं, ठीक है, व्यक्तिवाद को समर्थन दिया है। व्यक्ति को इन्होंने सेंटर में रखा है, ठीक है, स्टेट को एज ए मीन्स माना है और व्यक्ति को जो है एज ए एंड माना है, ठीक है। व्यक्ति के नेचुरल राइट्स की बात की है जॉन लॉक। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले जो नेचुरल राइट्स का जो थ्योरी है वो किसने दी, तो वो जॉन लॉक ने दी है, ठीक है। कि मनुष्य कि जब समाज अभी राज्य नहीं बना था, तो राज्य के बनने से पहले भी व्यक्ति के पास जो है कुछ अधिकार थे, जिसको उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों का नाम दिया। कि वो अधिकार जो व्यक्ति को जो है किसने दिए थे, प्रकृति ने दिए थे, ठीक है, नेचुरल राइट्स, जिसमें उन्होंने राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, इस तरह के 3 अधिकारों की उन्होंने बात की है, ठीक है। तो ये नेचुरल राइट्स हैं जो मनुष्य को जो है पैदा होते हुए ही नेचर के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। तो जॉन लॉक के द्वारा इन तरह के 3 नेचुरल राइट्स की बात की है, और साथ ही साथ उन्होंने जो है लिबरलिज्म को फादर माना जाता है, लिबरलिज्म की बात की है, व्यक्ति की लिबर्टी और इक्वलिटी का इन्होंने समर्थन किया है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें कि पॉलिटिकल लिबरलिज्म के मेन एक्सपोनेंट कौन है, तो वह है आपके जॉन लॉक। ये सामाजिक समझौतावादी हैं, सोशल कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट हैं, जिन्होंने ये कहा कि राज्य की उत्पत्ति जो एक सामाजिक समझौते के द्वारा मनुष्य के द्वारा की गई है,
ठीक है। तो बड़ी सारी बातें हैं, हमें इसमें डिटेल में अगर हम जाएंगे तो बहुत सारी बातें सामने आएंगी, लेकिन फ़िलहाल इसमें हम डायरेक्ट एक क्वेश्चन और उसका आंसर बता रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि मोस्ट एक्सपेक्टेड के तौर पर किस तरह से हम क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आई होप आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी नेट की तैयारियां कर रहे हैं, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए, छोटी सी कॉपी ले लीजिए, मैं कहता हूँ आपको, और डेली आप ये 20-20 क्वेश्चंस को आप वहाँ पे नोट कर लीजिए, और सुबह उठ के, ठीक है, सुबह जब आप 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, ठीक है, उठने के बाद आधा घंटा तक आप इन क्वेश्चंस को पढ़िए, ठीक है। उन क्वेश्चंस को आप रिवाइज़ कीजिए, 20-20 क्वेश्चन डालता हूँ, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। दिन में अगर आप दो से 3 बार देखेंगे इन क्वेश्चंस को, आराम से आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा ये लेक्चर, और आपको पसंद भी आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।